नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे आपके खास शो अपनी बात की, जिसमें बात होती है आपके मुद्दे की। और इस वक्त राजस्थान के युवाओं से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। भाजपा की सरकार बनने के बाद राजस्थान में पेपर लीक के मामले में लगातार कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। 14 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बताया था कि अभी तक प्रदेश में पेपर लीक मामले से जुड़ी 63 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पेपर लीक मामले में हो रही इन तमाम कार्रवाइयों से भर्ती परीक्षाओं की सेटिंग से जुड़े धंधे में शामिल लोगों में हड़कंप मचा है। गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी एसआई की आज कोर्ट में पेशी थी। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। मतलब यह हुआ कि अब मंगलवार 19 मार्च को फिर पेशी होगी। पेपर लीक मामले में एसओजी दावा कर रही है कि वो इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचना चाहती है। इस सिलसिले में एक बड़ी बात सामने आई है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने अब पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार हुए सभी बड़े माफियाओं को एक साथ बैठाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। इनमें कुछ बड़े पेपर लीक माफियाओं के नाम शामिल हैं। भूपेंद्र सहारण और अशोक नाथावत को उदयपुर जेल से एसओजी लेकर आई। शेर सिंह मीना को अजमेर जेल से लिया गया। जगदीश बिश्नोई को जयपुर जेल से उठाया गया। सभी के लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा गया है, जो 10 दिनों तक चलेगा। 26 मार्च तक एसओजी इनसे पूछताछ कर सकेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने एडीजी एसओजी के साथ साथ सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची भेजी है। इस लिस्ट में 557 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्टेड हैं। इस सूची के साथ आयोग ने संबंधित अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों पर खास नजर रखने को कहा है। सांचौर से सबसे ज्यादा 129 संदिग्ध अभ्यर्थी, बांसवाड़ा से 99, उदयपुर से 60 और करौली से 28, जालौर से 27 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं। उधर एक और बात सामने आई। हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद अब तक 826 कुल शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 225 शिकायतें एसआई 2021 भर्ती परीक्षा से संबंधित थी। और भी कई परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतें आई, जिनमें अब एसओजी का कहना है कि सभी शिकायतों की बारीकी से जांच होगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जयपुर में आज एसओजी की टीम ने ये उन ठिकानों पर रेड डाली जो कि इन 14 आरोपी जो थे एसआई भर्ती परीक्षा के, इनके ठिकानों पर ये रेड डाली गई। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस कार्रवाई की देख रहे हैं जो एसओजी के एडीजे विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई। तमाम आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। सवाल यह है कि क्या ये तमाम कार्रवाइयां बड़ी मछलियों तक पहुंचेंगी? सवाल यह भी है कि क्या ईमानदारी से पास हुए परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? और एक बड़ी ताज्जुब की बात यह भी है कि सरकारी सिस्टम में अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाने में माफियाओं की मदद की थी। उन तक कब कानून का शिकंजा कसेगा? साथ ही कुछ बड़े चीटर गिरोह के मुखियाओं के साथ बैठाकर हो रही पूछताछ से निकलकर आने वाली जानकारियां क्या सार्वजनिक होंगी या उनका राजनीतिक लाभ उठेगा और स्थिति कहीं वही की ढाक के 3 पात वाली ना रह जाए? यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी अपनी बात में। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रिपोर्टर भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि ये पूरा प्रकरण में अब तक की अपडेट क्या है। सबसे पहले अपडेट जान लीजिए। 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। 3 दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की रिमांड दी है। 1 दिन की रिमांड दी गई है 14 एसआई 2021 भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई के लिए। अब मंगलवार यानी 19 मार्च को सेशन कोर्ट में इनकी पेशी होगी। 14 ट्रेनी एसआई के ठिकानों पर छापेमारी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। जयपुर, जालौर और सांचौर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पहुंची, जहां पर इनके ठिकानों पर कार्रवाइयां की गई। 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आज जिस पूरे मामले में बड़ा अपडेट रहा, 1 दिन की रिमांड उनको मिली है एक्स्ट्रा। अब हेल्पलाइन नंबर पर जो दर्ज शिकायतें थी, उसमें देखिए 2021 भर्ती परीक्षा से जुड़ी 225 शिकायतें दर्ज की गई। शिक्षक और रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ी 189 शिकायतें दर्ज हुई हैं। और कौन कौन सी भर्ती परीक्षा जुड़ी हुई हैं? जेईएन से जुड़ी 56 शिकायतें आई हैं। जेईएन, पीटीआई से 35 शिकायतें, पीटीआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी 35 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती से जुड़ी 36 शिकायतें दर्ज हुई हैं। कुल 557 शिकायतों में से एलडीसी भर्ती से जुड़ी 26 शिकायतें हैं। 225, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2021 एसआई भर्ती से जुड़ी हुई। वनपाल भर्ती से जुड़ी 14 शिकायतें दर्ज। सर्वाधिक शिकायतें एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई। और जिन संदिग्धों की हम बात कर रहे थे, जिनकी सूची स्थानीय जिला कलेक्टर तक भेजी गई है, उनमें बालोतरा से 8, अलवर से 12 और बांसवाड़ा से 99। तमाम जगहों के हम आपको नाम बता रहे हैं। बाड़मेर से 16, ब्यावर से 1, भरतपुर से 11, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा से 3, बूंदी से 1,
तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं और ये लगातार ग्राफिक्स आप हमारे शो में चलते रहेंगे। ये वो जानकारियां जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि पेपर लीक मसले पर राजस्थान की नई सरकार में क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई जुड़ रहे हैं जालौर से और साथ ही साथ पूर्व RPS अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जोशी साहब आपका। सबसे पहले शुरुआत लेकिन मैं जालौर के हमारे संवाददाता से कर रहा हूं क्योंकि जालौर आज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। श्याम, अच्छी खबरों के लिए इंपॉर्टेंट होना बनता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शहर की एक कुछ खास विशेषता बनती है और ये विशेषता दुर्भाग्य से जालौर की ये बन रही है कि कई संदिग्धों की जो सूची जारी हुई है उसमें से एक लंबी सूची में नाम जालौर से जुड़े हुए संदिग्ध अभ्यर्थियों का है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले से जुड़ी आपके पास है? निश्चित तौर से विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से पेपर लीक व नकल गिरोह की सरगनाओं से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जालौर का एक बार फिर से एसआई भर्ती परीक्षा के प्रकरण को लेकर सुर्खियों में है। यहाँ का जिस तरीके से 14 जो एसआई गिरफ्तार किया गया था, ट्रेनी एसआई, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें यानी कि एक दिन की और पीसी रिमांड दे दिया गया और उसके बाद में मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पुनः पेश किया जाएगा, जिसके अंदर 14 एसआईओ में से 5 एसआई जालौर व सांचौर जिले के रहने वाले हैं। इसमें से 3 महिला है और 2 पुरुष है, यानी कि 14 में से भी 5 जो है वो जालौर जिले के। इसको लेकर एसओजी लगातार या सांचौर व जालौर में डेरा डाली हुई है। आज विभिन्न जगहों पर एसओजी ने दबिश दी और जो ट्रेनी एसआई थे उनके घरों के यानी कि जहां पर संदिग्ध दस्तावेज थे उन्हें दस्तावेजों को जब्त करने का भी प्रयास किया और विभिन्न प्रकार की पूछताछ भी की। यानी कि लगातार एसओजी पूरे प्रकरण को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, जिसके अंदर जो 3 महिलाएं थी उनका किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, उनके फैमिली से किस तरीके का कनेक्शन रहा है, कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें पैसे पहुंचा, इन तमाम सब्जेक्ट को लेकर एसओजी लगातार क्रमबद्ध तरीके से पूछताछ कर रही है। और उसके अलावा एसओजी की ओर से एक लंबी यानी कि 500 से अधिक लोगों की संदिग्ध सूची जारी की, जिसके अंदर सर्वाधिक जो है वो जालौर जिले के और सांचौर जिले के, जिसमें है 127 यानी कि जालौर और सांचौर के, और 27 जो थे वो जालौर जिले के रहने वाले संदिग्ध थे। उनसे भी बारीकी से निगरानी की जा रही है। ये जो सूची है वो तमाम जिला कलेक्टर व एसपी को भी दे दी गई है। तमाम जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ को लेकर सख्त हिदायत दे रखी है। जी ठीक है, तो श्याम ने ये तमाम अपडेट्स आपको बताई। अब इन अपडेट्स जो आ रही हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है, किस रूप में ये तमाम कार्रवाइयां हमारे सामने होंगी, ढाक के 3-5 जैसी स्थिति सामने होने वाली है या फिर एक बड़ा बदलाव और बड़ा परिणाम इन तमाम कार्रवाइयों का हमारे सामने होगा। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के लिए आपने सालों सेवाएं दी। सर, मैं शुरुआत अब आपसे करूंगा और मैं यही जानना चाहूंगा जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये तमाम जो अपडेट्स आ रही हैं हमारे सामने, तमाम कार्रवाइयां तो दिखाई दे रही हैं, ये संतोषजनक है, लेकिन क्या इनके परिणाम भी अब उसी रूप में सामने आएंगे जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? देखिए राहुल जी, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो देखने में आ रही हैं, ये अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन ये मूर्त रूप में कागजों के अंदर साक्ष्यों के आधार पर एविडेंस कंप्लीट है, साइबर एक्सपर्ट एफएसएल, इनके माध्यम से ये चीजें कहां तक कंप्लीट हुई हैं इसकी जानकारी न तो आपको है न मुझे। लेकिन ये आपको जैसे ही पता लग जाएगा वैसे ही जैसे ये जेसी में जाएंगे और जेसी में जाने के तुरंत बाद जो आप समझते हैं कि पुलिस का जो अमला है इसके द्वारा किए गए कार्य का वेरिफिकेशन अदालत में होगा। और अदालत में कैसे होगा? जब ये जेसी चले जाएंगे और फिर इनकी जमानतों की एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगा। और जब जमानतों की एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगा तो प्रत्येक जो ये बार जितने भी एसआई गिरफ्तार हुए हैं इनके वकील, मैं बता दूं राहुल जी, 5-5, 10-10 लाख रुपए वाले वकील होते हैं इनके, जो इनकी पैरवी करेंगे। और हमारे यहाँ क्या है, पुलिस का अगर काम अधूरा रहा और अभियोजन के लिए, हमारे यहाँ अभियोजन के लिए सरकारी वकील होता है और सरकारी वकील की तनख्वाह क्या होती है आप अंदाजा लगाओ, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। और उस स्थिति में क्या कंपटीशन हो सकता है क्या? यही वजह है राहुल जी कि हमारे देश में सजा की जो प्रतिशत है वो 5% है। क्यों? क्योंकि अभियुक्त जो होते हैं, अभियुक्त, ये तो 5-5, 10-10 लाख के बड़े बड़े वकील, ये हवाई जहाज में वकील लाते हैं। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं ये पैदल चलने वाले वकील होते हैं, इनको 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। अब आप देखना वहां
जब कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा। आपको पता है कि यहाँ बम ब्लास्ट की एक कार्रवाई हुई थी, उसके अंदर सरकारी वकील समय पे गए नहीं, जज बड़े नाराज हुए हाई कोर्ट के। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये इतना आसान नहीं है। दिख तो रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये न्यायालय के डायस के ऊपर ये फाइलें आना चालू हो जाएंगी, तो इनके द्वारा क्या कार्रवाई कितनी मजबूती से की गई है, ये आपको पता लग जाएगा। नंबर तो इसमें एक बड़ी बात ये आप कह रहे हैं, हाँ नहीं जोशी साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि सरकारी वकील जब इसमें इस कार्रवाई को करेंगे, जब कोर्ट के पटल पर ये पूरा मामला आ जाएगा, सामने फाइल्स होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि सरकारी वकील अब किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे डील करेंगे। और वो मजबूती से डील तब कर पाएंगे जब ये बुनियादी काम ठोस तरीके से पुलिस के द्वारा हुआ होगा। तो बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि कितना काम अभी जो हो रहा है, कितना ठोस पूर्वक ये काम हो रहा है, इसका असल बात तब पता पड़ेगी जब मामला कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए रेगुलरली जब चलने लगेगा। यही कह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल यही कह रहा हूं। और आप देखना, अगर इसमें कमजोरी रह गई कभी, या इनकी लिखा पढ़ी में कमजोरी रह गई, एविडेंस कलेक्ट करने में कमजोरी रह गई, और इनको संधारित करने में, मतलब अब जो चीज दिखा रहे हैं ये दिखाना तो आसान है कि ये पकड़े गए, 14 पकड़े गए, ऐसे पकड़े गए, लेकिन दस्तावेजी एविडेंस, ओरल एविडेंस और जो एफएसएल का एविडेंस है, नहीं तो जोशी साहब, जैसे कुछ बड़े माफियाओं को एक साथ बिठा करके, जोशी साहब कुछ बड़े माफियाओं को एक साथ बिठा करके पेपर लीक के ये तमाम जो अलग अलग गिरोह चल रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा श्याम से, लेकिन ये जो अलग अलग गिरोह चल रहे हैं, इनके बड़े माफियाओं को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। भूपेंद्र सारण और अशोक नाथावत को उदयपुर जेल से उठाया पुलिस ने, शेर सिंह मीणा को एसओजी ने अजमेर से निकलवाया प्रोडक्शन वारंट लेकर, जगदीश बिश्नोई को उठवाया। ये सभी जो है सर बड़े, मतलब इनका नाम जो है, कुछ बड़े जो चीटर्स है ना राजस्थान में, जो चीटर्स ही कहा जाएगा इनको, या चीटिंग कराने के जो बड़े मास्टरमाइंड्स हैं, वो ये लोग हैं। जब इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, राजेंद्र यादव को 2 साल पहले उठाया था इन्होंने, एसओजी ने, उसको किसके कहने से छोड़ दिया इन्होंने? अब ये आमने सामने जो करा रहे हैं, क्या ये एविडेंस, ये जो इनको इकट्ठा करके जो बात करा रहे हैं, ये कोई एविडेंस थोड़ी है? और इसमें क्या एविडेंस कलेक्ट होगा? इनको आमने सामने कराने के बाद में जो दस्तावेजी साक्ष्य, जो ओरल एविडेंस, जो कंप्यूटराइज्ड एविडेंस, जो एफएसएल वाले एविडेंस, इतने जब इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर के इनकी जमानतें नहीं होगी। नहीं तो राहुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये जैसे ही जेसी में जाएंगे, वैसे जैसे ही पुलिस के कंट्रोल से बाहर हुए और इनकी जमानतें होना चालू हो जाएगी, नौकरी पे आएंगे दोबारा। इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो अगर जोशी साहब पुलिस अभी से मजबूती के साथ इनकी फाइलें तैयार करेगी, अगर आधार मजबूत रहेगा, क्या उसके बावजूद भी जो है इतना आसान रहेगा इन लोग का इस शिकंजे से निकल जाना? देखिए, मैंने भी तो अनुसंधान किए हैं, मैं अनुसंधान करता हूं, अनुसंधान का कोई दायरा तो है नहीं। अनुसंधान का कोई दायरा नहीं, इतना है कि आपके पास इतने साक्ष्य होने चाहिए कि ये व्यक्ति जेल से बाहर ना आ पाए। और हमारा जो प्रोसिक्यूशन वाला है, जो हमारा वकील खड़ा होगा, जो सरकारी वकील खड़ा होगा, वो इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो जो प्राइवेट वकील आते हैं, जो 5-5, 10-10 लाख रुपए वाले, उनको जवाब देने के लिए काबिल हो। लेकिन राहुल जी, दुनिया का एक वसूल है। बिल्कुल, श्याम के पास 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के वकील आएंगे, वो अलग आते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज का कि सरकारी वकीलों का जो हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो अगर ढीली ढाली रहेगी तो फिर बड़ा अपेक्षा कमी करनी चाहिए कि वो उस मजबूती के साथ न्यायालय में अपनी बात रख पाएंगे। बिल्कुल सही विषय आप रख रहे हैं, लेकिन उम्मीद फिर यही करेंगे सर, उम्मीद तो यही करी जाएगी कि पुलिस इतना आधार मजबूत करे कि सरकारी वकीलों के पास लड़ाई लड़ने के लिए कुछ तथ्यात्मक बातें हो। श्याम, तमाम अलग अलग गिरोह के ऊपर भी अब एसओजी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जोशी साहब बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ ठोस क्योंकि निकला नहीं तो उन कार्रवाइयों की सार्थकता नहीं कही जा सकती। मगर अब नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री, नए इरादे, दावे हो रहे हैं, तो क्या कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? डू यू थिंक कि ये बहुत इफेक्टिवली काम हो रहा है? जालौर में क्योंकि ये सूची आ गई है, क्या आपको वहां माहौल दिखाई दिया पुलिस स्टेशन पर या एसओजी के लोगों का? देखिए राहुल, सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, ये जो पेपर लीक गिरोह है ये आज से काम नहीं कर रहे हैं। ये जो मुख्य जो आरोपी है जगदीश गुरु, ये 2005 से सभी पेपर को लीक करता आ रहा है। ये जो बाकी जो इस बार जो पकड़े गए हैं, चाहे भूपेंद्र सारण है या सुरेश ढाका, ये सब नौसिखिए है जो पकड़े नहीं गए। कुछ सबसे बड़ा सरगना है वो जालौर जिले का ये जगदीश गुरु था, जिसने आज दिन तक कितने यानी कि सैकड़ों की संख्या में विविध भर्ती परीक्षाओं के अंदर
जो है फर्जी तरीके से उनको लगा दिया, चाहे एसआई के हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, रीट हो, जेईएन हो, यानी कि 2005 से लगातार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक करते आया है जगदीश। और इतना ही नहीं, सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों से उनकी साठगांठ होती है, जिसके चलते आराम से वो जाकर के आ जाता है, लेकिन इस बार उनका चंगुल के अंदर फंसना और उसके बाद में एक के बाद एक कड़ियां खुलना, ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है राहुल। क्योंकि जो जगदीश जो जानी था वो ये सांचौर का रहने वाला था, और उसने कितनी सारी जो प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली। और जो वकील साहब को लेकर, वकीलों की फीस को लेकर जोशी साहब जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जो सुरेश चाका है, जो रीट भर्ती परीक्षा में अभी तक फरार है, पिछले कुछ दिनों ये बात आई थी कि वो विदेश भागे, उसके वकील की फीस भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन माफियाओं का किस तरीके से मनी मैनेजमेंट और करोड़ों का कारोबार चलता है। एक तरीके से उन्होंने अपनी चैन बना दी और बिजनेस के बार पर इसको बिजनेस हब बना करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करके राजस्थान के जो लाखों बेरोजगार जो वास्तव यानी कि 2 जून की रोटी रोजी के लिए जो उनके परिजन है वो तड़पते हैं, और उसके बाद में उनकी मेहनत के बाद में उन जो है बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन वास्तव में जो हकदार होते हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर, जिनको जो नौकरी लगनी चाहिए, उनका हक मारने का काम है वो पिछले लंबे समय से ये गैंग कर रही है। हालांकि जिस तरीके से इस बार जो सूची आई है, 200 से अधिक जो लोग हैं वो जालौर जिले के और सांचौर जिले के संदिग्ध है, उन पर पूरी तरीके से पुलिस निगरानी कर रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन ये देखने वाली बात राहुल होगी कि अगर इन तमाम लोगों पर ठोस कार्रवाई होती है तो वास्तव में कहा जा सकता है कि बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, नहीं तो वही स्थितियां रहेगी, ढाक के 3 पात, और कुछ दिनों के बाद में तमाम फाइलें ठंडे बस्तों में चली जाएगी और जमानत होकर के जो आरोपी है वो आ जाए। हालांकि एसओजी ने जो 4 आरोपी थे जगदीश और उनको प्रोटेक्शन वारंट पर अलग अलग जेलों से वहां लाया गया, उन्हें सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद में क्या कुछ क्लू निकलते हैं ये राहुल देखने वाली बात। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर नजर लगातार हम लोग बनाए रखेंगे। और श्याम जालौर से तमाम अपडेट्स, शाम के लिए भी बड़ा एक्शन पैक डेज होने वाले हैं, क्योंकि जालौर में जब करीब 28 से 30 संदिग्ध की सूची में नाम शामिल है और एसओजी लगातार उनके छापेमारी भी करेगी और तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगी। तो ये कुछ सेंसिटिव जगह हैं जहां पर वो जिले हैं जहां पर ज़्यादा संदिग्ध परीक्षार्थियों की संख्या रखी गई है। तो जालौर पे श्याम बिश्नोई लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे। लेकिन जोशी साहब, बड़ी बात अब ये कि 1 दिन की रिमांड बढ़ा दी है कोर्ट ने। अब ये मैं समझना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप समझा भी दें कि जब ये 6 दिन की रिमांड पहले ली थी, अब 1 दिन की रिमांड बढ़ गई, तो ये जो 24 घंटे, ये 14 आरोपी पुलिस की जब निगरानी में है, तो ये पर्टिकुलर 24 घंटे में, क्योंकि कल यानी मंगलवार 19 मार्च को दोबारा पेशी होनी है, ये क्या, अब इसमें क्या खोजेगी, क्या बात करेगी, क्या प्रोसेस होता है पुलिस का, जरा थोड़ा सा एक लेमैन भाषा में अगर आप बता पाए, समझा पाए। देखिए राहुल जी, 14 दिन का पीसी रिमांड मिलता है, ठीक है, 6 दिन का ये पहले मिल चुका। हाँ, अब ये 3 दिन का मांगने गए थे। और बिल्कुल, अब क्या है, चूंकि जो वकील हैं इनके, मैं कह रहा हूं ना, भारी भारी वकील आते हैं, हाँ, वहां वकील ये कह रहे हैं कि आप इनको 3 दिन पहले पकड़ लाए, हाँ, और हाँ, उसका ये जवाब बात आई निकल के, निर्णय कल होगा। तो जब 3 दिन पहले पकड़ लाए तो 3 दिन वो, 1 दिन ये, 4 दिन, 6 दिन, ये 10 दिन हो गए। अब आज मैं समझता हूं, जो मेरा आइडिया है, अगर फाइल के अंदर रिमांड शीट में ऐसी बातें लिखी हुई होती, हाँ, जिनमें इनके रिमांड के अंदर 3 दिन या 4 दिन और लगते, हाँ, जो चीज इनसे रिकवर करनी है, तो अदालत को झक मार करके इनको देना पड़ता। अब मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो सर, मतलब एक मिनट सर, यहां पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा और समझना चाहूंगा कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो 14 ट्रेनी एसआई को जो गिरफ्तार किया गया वहां से, उसके बाद पूरा बताया तो ये गया कि कुछ मजबूत तथ्य मिले हैं और उसके बाद वहां से तमाम कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उस जगदीश सिहाग को भी फिर उसके बाद तमाम कार्रवाइयों में उसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर रखा गया। तो क्या इन बीते कुछ 6 दिन की रिमांड में भी क्या पुलिस, जिसकी हम बात, जहां से हमने बात की शुरुआत की थी, बात वहीं आ रही है जोशी साहब घूम के, कि क्या मतलब फाइल इतनी भी मजबूत तैयार नहीं कर पाई है पुलिस की, एटलीस्ट रिमांड जो है वो डिजायरेबल तौर पे जितनी पुलिस चाह रही है उतनी मिल जाए? अब मुझे आप बताइए राहुल जी, मैं शुरू से जो बातें कह रहा हूं वही बात यहाँ आई नहीं आई, वही निकल के आ रही है। कारण ये है कि अगर पुलिस के दस्तावेज मजबूत होते हैं, हाँ, पुलिस की पैरवी मजबूत होती है, तो जज को देना पड़ता है कि हाँ 3 दिन का रिमांड देना है। हम लेते थे, हमने कहा हमें इस अभियुक्त से दिल्ली जाकर ये चीज बरामद करनी है, हाँ, तो उनको अपने आप देना पड़ेगा, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 1 दिन वहां रहने का, हाँ, तरीके थे। रिमांड लेने के भी तरीके हैं, हाँ, कि रिमांड कैसे लिया जाता है, हाँ, ऐसे नहीं लिया जाता जिसके अंदर कोई साधारण सी बात कहती वो रिमांड दे देगा।
सही बात है। रिमांड पुलिस को रिमांड लेने के तरीके आते हैं। हाँ। हम लेते थे तरीके, रिमांड कैसे लाना है, हाँ। उसके अंदर क्या सूचना लगानी है। हाँ। आप अगर सूचना लगा देते हैं उसमें कि इस सूचना से ये चीज ये बरामद होगी, हाँ। और ये चीज 4 दिन बाद बरामद होगी, हाँ। तो मजिस्ट्रेट उस एविडेंस को अवॉइड नहीं कर सकता। इसलिए 1 दिन के रिमांड में क्या ले लेंगे भाई, ये मुझे बताओ राहुल जी। मैं वही समझना चाह रहा था सर कि अब लेंगे? क्योंकि 6 दिन की रिमांड उन्होंने ली, उसके बाद अब 3 दिन की एटलीस्ट मांगी थी, 3 दिन की कोर्ट ने दी नहीं, 1 दिन की जो रिमांड मिली है, तो इस 1 दिन का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब 1 दिन में क्या ऐसा वो और निकाल लेंगे? वही कह रहा हूं ना कि ये 3 दिन की रिमांड लेने गए तो इनको रिमांड शीट बोलती है। हाँ। कागज बोलता है। हाँ। अगर इसमें ये चीज आती कि हमें इनसे ये इंपॉर्टेंट चीजें मिलनी, हमें लेनी है, हाँ। तो मजिस्ट्रेट पढ़ता है और पढ़ करके वो रिमांड देता है। ऐसा नहीं है मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी नहीं तो मेंशन तो किया ही होगा सर इन्होंने। सर मेंशन तो किया होगा एसओजी ने भी। मेंशन किया होगा, अब ये तो अपने को कैसे पता चले। लेकिन जो रिमांड दिया गया है हाँ। कि 3 दिन की बजाय 1 दिन का, इसका मतलब यह है कि पुलिस को अब इन्वेस्टिगेशन में जो कर लिया है, हाँ। उसमें पुलिस को 1 दिन का, जैसे नहीं होता है हाँ, हाँ, कि साहब अब इनके भूख इतनी सी, इनको 1 रोटी देंगे, अब 3 खा चुके, अब इनको जरूरत नहीं है, तो वो परोसने वाला समझ लेता है। तो मजिस्ट्रेट को ये आइडिया हो जाता है कि इन्होंने 6 दिन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए। क्यों? क्योंकि पूरी फाइल होती है साथ में, और पूरी फाइल में रिमांड शीट होती है। हाँ। तो जज देखता है उसको अच्छी तरह से, और क्या करते हैं फिर, वही बात है कि तो अब कल इनकी तरफ से वकील मजबूत होते हैं। हाँ। वो बहस मजबूती से करते हैं, हमारी तरफ से पुलिस जाती है, सरकारी वकील मुंह लेके खड़ा हो जाता है, बस वो जो बोलते हैं वो इधर उधर देख करके, मैं देखता हूं ना, मैंने देखा है सरकारी वकीलों की स्थिति, ये कुछ नहीं जानते हैं। आप बताइए, एक सरकारी वकील को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला नौकरी कर रहा है, ये वकील लेते हैं 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 1-1 लाख करोड़ रुपए। आप कैसे एक मजबूत वकील से एक छोटे वकील की भिड़ंत करवाएंगे? सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोशी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं बस एक आपसे ये भी जरा समझूंगा, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये जो गोपाल केसावत गिरफ्तार हुआ, हाँ। अब गोपाल केसावत की गिरफ्तारी के बाद उसने 2 इनके नाम लिए थे, हाँ। आरपीएलसी मेंबर्स के, और एसओजी पूछने भी गई है। हाँ, तो भाई पूछताछ करने से कैसे काम चलेगा? कई जगह लापरवाही भी हो रही है, ठीक कह रहे हैं। आरपीएलसी मेंबर्स को क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? ये क्यों नहीं ऐसा करने वाले बहुत सारे सवाल हैं सर, और इसी को लेकर के बार बार मंथन आम आदमी करता है कि ये क्यों नहीं इनके जवाब मिल पाते हैं, और हर बार फिर बार बार वही रिपीटेशन देखने को। लेकिन इस बार हमारे साथ क्योंकि अभी राजस्थान बेरोजगार संघ से हमारे साथ मनोज मीना भी जुड़ रहे हैं। मनोज मीना, स्वागत है आपका। बहुत लेट आप जुड़े, अगली बार से आपसे अपेक्षा है कि आप समय से जुड़ेंगे। समय से ही बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं इस देश के अंदर, तभी गड़बड़ हो रही है, तो अगली बार से आप समय से जुड़िएगा। दूसरी बात, अब मेरा सवाल आपसे ये है मनोज मीना भाई कि ये जो पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन बात फिर वहीं आके आ जा रही है कि क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं अब नई सरकार में, क्या ये आपके जो तमाम संघ के लोग जो काम कर रहे हैं बेरोजगार संघ के, उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई दिख रही हैं आपको ये कार्रवाइयां? देखो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले तो कि जो ये कार्रवाइयां चल रही है, कार्रवाइयां सर पिछली सरकार में भी उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन वो पूरी जांच नहीं करा पाई। आज मैं ये निवेदन कर रहा हूं राजस्थान सरकार से कि जब आपके पास में पेपर माफिया गिरफ्तार है, जगदीश बिश्नोई कोई आम आदमी नहीं है, इसने अब तक 11 भर्तियों के पेपर लीक के मामले में ये 6ठी बार जेल गया है, और उसके बावजूद भी आज ये 2 महीने बाद फिर छूट जाएगा। सारी भर्तियों के सबूत इसके पास है। जब डीपी जारोली ने उस समय ये कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पेपर लीक, मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहना चाहता हूं, अब तो आपकी सरकार है, तो आप बताइए कि कौन लोगों का राजनीतिक संरक्षण। ठीक है, हाँ, यानी ठीक है, मैं समझ रहा हूं। मनोज मीना साहब कहना चाह रहे हैं कि तमाम ऐसी बातें, और वो जोशी साहब आप ही की बात में एड ऑन उन्होंने भी किया कि जब तमाम कार्रवाइयां पहले भी हुई थी, तो फिर एटलीस्ट अब जो है परिणाम स्वरूप में ये कार्रवाइयां होनी चाहिए, परिणाम देखना चाहती है जनता, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। राहुल जी, एक बात और बताऊं, यहाँ डीजी थे एंटी करप्शन के बीएल सोनी, हाँ, उनके 2 दिन पहले उन्होंने बताया जी कि पूर्ववर्ती 5 साल के अंदर सारे पेपर आउट हुए हैं एंटी करप्शन के। और तमाम जांच पड़तालों के बाद निकल करके सामने आएगा कि कितने पेपर जो आउट हुए, उसमें तमाम जो शिकायतें आ रही हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, कार्रवाई तो हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जोशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। मनोज मीना साहब, आप देर से जुड़े,
शुक्रिया आपका भी। श्याम बिश्नोई हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे जालौर से। अपनी बात में बात कर रहे थे हम राजस्थान के युवाओं से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय, रोजगार से जुड़ा हुआ विषय, पेपर लीक से जुड़ा हुआ विषय। लगातार ये कवरेज हमारी जारी रहेगी। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, आप देख रहे थे एनडीटीवी राजस्थान।